हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 12 इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है। इसमें 2022 से लेके 25 तक जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है सबको बताया जाएगा। साथ ही साथ 2026 का जो मॉडल सेट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बताया जाएगा। अगर आप अभी तक इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं तो इतना 4 साल का करने से आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दिए हैं और उसके बाद हम टॉप 100 लेके आएंगे। ये इकोनॉमिक्स है, मतलब इसमें आप साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं और उसमें अगर आपका अर्थशास्त्र का विषय है तो उसका सब्जेक्टिव है ये, समझ गए? मतलब 50 नंबर स्पेशल है ये क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया जाएगा जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले अर्थशास्त्र को समझिए क्या है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आर्थिक विकास से संबंधित तौर तरीकों का अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। व्यष्टि क्या होता है? व्यष्टि मतलब होता है माइक्रो, MICRO। व्यष्टि एक हिंदी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म, न्यून या लघु। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, माने छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब जबकि यहाँ पे है क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो समष्टि एक हिंदी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, MACRO, जिसका अर्थ होता है बृहत, विशाल या विस्तृत। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्र आय, इन सब विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग परिभाषा क्या लिखिएगा इसका? देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो लिखिए, समष्टि एक हिंदी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ बृहत, विशाल या विस्तृत होता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्र आय, रोजगार, इस सब के विषयों का अध्ययन किया जाता है। हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मध्यवर्ती वस्तु क्या है? देखिए, मध्यवर्ती वस्तु 2 प्रकार का होता है। एक होता है उत्पादन में प्रयुक्त और दूसरा होता है व्यापारी जो है या दुकानदार कोई भी सामान को लाता है बेचने के लिए, मतलब यूज नहीं करता वो। जैसे साबुन ले आया, बिस्किट ले आया, सर्फ ले आया दुकान में, फिर उसको बेच दिया। तो हम लोग जो चीज़ दुकान से खरीद के सीधे प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं अंतिम वस्तु। उपभोक्ता जो है अपना संतुष्टि प्रदान करने के लिए जो वस्तु खरीद के यूज करता है, प्रयोग करता है, उसको बोलते हैं अंतिम वस्तु। अब प्राथमिक वस्तु क्या है? जो उत्पादक बनाता है, जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ बना तो वो है प्राथमिक वस्तु। अब मध्यवर्ती वस्तु हुआ बीच वाला। जैसे कोई वस्तु ऐसा है जिसका प्रयोग जो है विक्रेता बेचने के लिए करता है या व्यापारी, तो उसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। लेकिन बहुत सारा सामान भी है जो मध्यवर्ती वस्तु है। जैसे हमको बिस्किट बनाना है या डबल रोटी बनाना है या फिर बनाना है आपको ब्रेड, तो गेहूं लाना पड़ेगा, तो वहाँ पे गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है और अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती। यह उत्पादकों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे ब्रेड के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले गेहूँ मध्यवर्ती वस्तु है। तो मतलब गेहूँ जो है इसका प्रयोग ब्रेड बनाने में, रोटी बनाने में, बिस्किट बनाने में करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए गेहूँ एक मध्यवर्ती वस्तु है। औसत उत्पादन क्या है? अगर कुल उत्पादन को उसमें लगाए गए साधन से भाग देंगे, जो प्राप्त होगा उसको बोलते हैं औसत उत्पादन। जैसे 6 मजदूर है और ये मिल के 30 कुंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो एक मजदूर कितना करेंगे? 5 कुंटल 35 मजदूर, इसको भाग देंगे तो 6 5 30 आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। या आप लोग लिख सकते हैं इसका दूसरा परिभाषा, यदि कुल उत्पादन को उसमें लगाए गए साधन से भाग दिया जाए तो जो प्राप्त होगा उसको औसत उत्पादन बोलते हैं। औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन बराबर टोटल प्रोडक्शन बटे लेबर। समझ गए आप लोग? बाजार से आप क्या समझते हैं? इसका बहुत परिभाषा है अलग अलग, आप लोग सीधे लिख सकते हैं। बाजार एक ऐसा स्थान है जिसमें विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए और क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए एक जगह इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं बाजार। समझ गए? जैसे इंटरनेट भी एक बाजार है, तो सीधे लिख सकते हैं जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है उसे बाजार कहते हैं, सीधे लिख दीजिए। या जहाँ पे क्रेता वस्तु को बेचने के लिए, विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए और क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए एक जगह इकट्ठा होता है तो उसको बाजार बोलते हैं। जैसे इंटरनेट भी बाजार है, बिग बाजार भी बाजार है। इंटरनेट से
अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इस सब से सामान मंगाते हैं, तो वो भी एक बाजार है। अब देखिए अगला परिभाषा, मुद्रा की परिभाषा है। मुद्रा क्या है? कोई भी वस्तु जो विनिमय का काम करे उसको मुद्रा बोल सकते हैं। मतलब मुद्रा क्या है? जैसे पैसा को ही मुद्रा नहीं बोलेंगे, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु लो। लेकिन अभी मुद्रा जो है कागजी मुद्रा चलता है, सिक्का चलता है। इसका अपना एक क्या बोलते हैं, सरकार जो है इसको मान्यता प्राप्त करता है। इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। अभी जो मुद्रा चलता है रुपया, जैसे कागज का नोट है एक 500 का, वो अगर चल रहा है तो 500 रुपया है, लेकिन जिस दिन बंद हो जाएगा तो वो नोट कुछ नहीं है। लेकिन अगर सोना का सिक्का चलता, अगर वो सरकार बंद करता तो लोग आदमी उसका अंगूठी बना लेता, आभूषण बना लेता, उसका प्रयोग करता। जैसे 2016 में एक बार 500 और 1000 का नोट बंद हुआ था। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। विदर से एक परिभाषा दिया था, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में समान रूप से स्वीकार की जाती है उसको बोलते हैं मुद्रा। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। आपको पता होगा 1 रुपये का जो नोट है उसको छोड़ के बाकी सभी प्रकार के नोट को ढालने का काम और बनाने का काम जो है आरबीआई करता है। 1 रुपये का नोट जो है उसको वित्त मंत्रालय जारी करता है। अब देखिए आगे, राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? बैंक के बारे में थोड़ा और। भारत का केंद्र बैंक जो है आरबीआई, उसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसमें वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च, इसी को बोलते हैं वित्त वर्ष। बजट पास होता है इसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति माने क्या हुआ? जो टैक्स हम लोग को प्राप्त होता है। तो राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति है जिसमें ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही परिसंपत्ति में कमी आती है, जैसे कर, शुल्क आदि। सीमा शुल्क, बहुत प्रकार का टैक्स लगता है। आयात प्रतिस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो आयात प्रतिस्थापन वह नीति है जिसमें किसी वस्तु के आयात करने के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा ही उसकी पूर्ति की जाए। मतलब जैसे देखिए, जैसे भारत क्या करता है, जैसे एरोप्लेन है वो विदेश से मंगाता है, लेकिन अगर भारत में ही कोई कंपनी आ जाए बढ़िया जो जहाज बनाए, तो भारत क्या करेगा? विदेश से उसको नहीं खरीदेगा, मतलब प्रतिस्थापित कर देगा यहीं के। जैसे सोचिए, कार का एक विदेशी कंपनी है, वो भारत में बिक रहा है। अब भारत में ही कार उत्पादन होने लगा तो उस कंपनी का गाड़ी ये प्रतिस्थापित कर दिया, मैंने उसका स्थान ले लिया। यही है आयात प्रतिस्थापन। मतलब कोई भी विदेशी कंपनी है उसको देसी कंपनियों के द्वारा क्या करना? प्रतिस्थापित करना। अभी तुम लोग हल्ला सुना होगा, व्हाट्सएप को ये प्रतिस्थापित करेगा, फेसबुक को ये करेगा, इंस्टाग्राम को वो करेगा। तो सब अभी 50-60 साल नहीं होगा, तो सबसे दूर रहना है। वैसे भी चलाने में मज़ा नहीं आएगा, वो सब अपने पॉलिस ऐप है। आगे देखिए, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? मांग का नियम क्या बताता है? कीमत बढ़ने पे मांग घटेगा और कीमत घटने से मांग बढ़ेगा। सामान्य रूप से मांग का नियम यही बताता है कि अधिक कीमत पर मांग कम और कम कीमत पर मांग अधिक। Q बराबर DP या D बराबर F इंटू P। D माने डिमांड, FP माने फैक्टर, मतलब प्राइस का फैक्टर। अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में वृद्धि होती है। अभी तुरंत बताएं। एवं कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी आती है, अर्थात कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध माने कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, यही है विपरीत संबंध। समझ गए आप लोग? अब चलिए आगे देखते हैं। यही सब सब्जेक्टिव आएगा। 12 में पढ़ता है, 52 को क्वेश्चन देगा तो कम से कम 520 को याद करना जरूरी है। नहीं याद करेगा तो ऊपर ताकेगा। चलो देखो, अब इधर पढ़ाना क्या है, 30 मिनट में पढ़ा देंगे, याद 3 दिन में नहीं होगा। Q बराबर DP बता दिए। D माने वस्तु की मांग, F माने फलक, P माने वस्तु की कीमत। मांग के नियम की क्या मान्यता है? तो मांग के नियम की मान्यता है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, ये नियम है। क्योंकि आय में परिवर्तन होगा तो मांग घट जाएगा। संबंधित वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन ना हो, कीमत परिवर्तन होगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा। रुचि भी स्थिर हो, मतलब रुचि बनी रहे वो चीज़ में, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ है या पहनने ओढ़ने की चीज़ है तो उसमें रुचि बने रहे। सरकार की नीति में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब टैक्स ये सब स्थिर रहे तो मांग का नियम वहाँ पे लागू होता है। कभी कभी मांग का नियम लागू नहीं होता तो उसको हम लोग बोलते हैं मांग के नियम का अपवाद। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अल्पकालीन उत्पादन फलन दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बीच क्या अंतर है? तो देखिए, अल्पकालीन मतलब होता है कम समय अवधि, जिसमें हम लोग जैसे देखिए उत्पादन के लिए हम लोग को जो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है स्थिर साधन, एक है परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन क्या है? जैसे मशीन है, भूमि का किराया है, ये सब स्थिर है। अब परिवर्तनशील कच्चे माल का मूल्य, इसको हम लोग रोज बदल सकते हैं, इसको बदल नहीं सकते, ये लंबे समय अवधि में बदलता है, चेंज होता है। समझ गए?
तो चलिए देखिए क्या बोला गया है। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में निम्नलिखित संबंध है या अंतर है। पहला, समय अवधि। अल्पकालीन उत्पादन फलन समय की एक छोटी अवधि से संबंधित है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन समय की एक लंबी अवधि से संबंधित है, जैसे साल, 10 साल, 5 साल। परिवर्तनशील साधन की संख्या। अल्पकालीन उत्पादन फलन में केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है तथा अन्य स्थिर होता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में दोनों साधनों में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, अल्पकाल माने क्या हुआ, जैसे एक मशीन है, वो अपना उत्पादन थोड़ा बहुत बढ़ा घटा सकता है। बहुत अधिक उत्पादन बढ़ाना घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत अधिक अगर उत्पादन घटाना बढ़ाना है तो पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा सब चीज को। समझ गए आप लोग। अब चलिए आगे, समय अवधि के बारे में हो गया, परिवर्तनशील साधन की संख्या हो गया, उत्पादन का पैमाना। अल्पकालीन उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के पैमाने में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार क्या है, अभी तुरंत हम बाजार समझा दिए, जहां विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए और क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए एक जगह इकट्ठा होता है तो उसको बोलते हैं बाजार। अब बाजार बहुत प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, जैसे हटिया, पूरा कंपटीशन चलता है। 500 को अलुआ बेचने वाला चल गया, 1000 को प्याज बेचने वाला चल गया, हटिया है हटिया। उसमें ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति द्वारा होता है। मोबाइल कंपनी है नहीं जो कि ब्रांडेड है कि इतना दाम में बेचेगा तो लेबे करेगा आदमी। जो चल रहा है वो तो चलते रहेगा, जो नहीं चल रहा है वो चल नहीं पाएगा, इतना कंपटीशन है भाई। समझ गए। या फिर कोई कैंसर की दवा है जो एक कंपनी बेचता है तो उसका दाम कैसे परिवर्तित होता है। चलिए देखिए अभी यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखे। तो पहला, क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार, जैसे आप लोग अपने आसपास की हटिया को देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अधिक वस्तु को बेचने वाला होता है और बहुत अधिक खरीदने वाला होता है। दूसरा, वस्तुओं की समरूप इकाई। सभी वस्तु मतलब एक समान होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्म का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, मतलब कोई भी वहाँ पे प्रवेश कर सकता है, अपना सामान को बेच सकता है। समझ गए। ये सब है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता। इसमें कीमत का निर्धारण जो है मांग और पूर्ति वक्र के द्वारा होता है। जैसे कोई चीज़ का दाम अगर 1000 रुपया बोला और आदमी उसको 500 में लेना चाहे तो फिर वहाँ पे 600-700 में संतुलित कीमत उत्पन्न होता है, वहीं पे बाजार बेचा जाता है। जैसे आप लोग मॉल आते हैं जाके। चलिए अब आगे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और सकल राष्ट्र उत्पाद जीएनपी, ये दोनों में बहुत अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्र उत्पाद में अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, एक लेखा वर्ष में, मतलब एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उसको बोलते हैं जीडीपी। मतलब तीनों क्षेत्र जो है, जैसे भारत का उदाहरण लेते हैं तो भारत में तीनों क्षेत्र जो है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उससे प्राप्त। आगे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उससे प्राप्त कुल योग को देश का जीडीपी कहते हैं। जबकि जीएनपी क्या है, अगर सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, उसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं जीएनपी। जीडीपी बराबर जीएनपी, माने कुल राष्ट्र आय में विदेशों से प्राप्त आय को घटा देंगे। अभी तुरंत बताया, जीएनपी क्या होगा, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यह संकीर्ण अवस्था या विस्तृत अवस्था है। फिर से समझिए, जीडीपी क्या होगा, तीनों क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों के कुल योग को बोलेंगे। तीनों से प्राप्त जो कुल उत्पाद है उसके योग को देश का जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी क्या होगा, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे। तो जीडीपी का उदाहरण क्या हुआ, जीएनपी में जीडीपी, ये विदेशों से प्राप्त आय को घटा देंगे, जीडीपी होगा। और जीएनपी क्या होगा, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे। तो वही सब यहाँ पे लिखा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा विनिमय का माध्यम है कैसे, तो मुद्रा द्वारा हम लोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बिक्री कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के माध्यम से एक वस्तु या दूसरे वस्तु में सरलतापूर्वक विनिमय किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव मतलब समझिए क्या होता है। जैसे जब मुद्रा नहीं चलता था, पैसा नहीं चलता था, क्या होता था, एक वस्तु देते थे दूसरे को, उससे दूसरे वस्तु लेते थे। जैसे हमको गाय बेच के जूता लेना है तो हमको खोजना पड़ेगा ऐसा आदमी जो मेरा गाय लेके हमको जूता दे, इसी को बोलते हैं दोहरे संयोग का अभाव। संयोग हो जाएगा तब। और लेकिन पैसा से क्या कर सकते हैं, अपना गाय कहीं भी बेच देंगे, जूता कहीं भी ले लेंगे। वैसे भी गाय का दाम 2-3 लाख है, लेकिन नॉर्मल आदमी जूता 1-2 हज़ार का ही पहनता है। अब सोना चांदी लगवा लेगा बकलोल जैसा तो वो अलग बात है। चलो आगे देखो,
प्रभावी मांग से आप क्या समझते हैं? तो प्रभावी मांग किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन एवं रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा उस बिंदु पर होता है जहां यह संतुलन में होता है। इतने आप लोग लिख सकते हैं, ये ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं, समझ गए। एवरेज सप्लाई, एवरेज डिमांड, ये है संतुलन बिंदु, यहीं पे प्रभावी मांग लागू होगा। आपको 2-4 ठो ग्राफ भी देगा, समझ गए, एग्जाम में, तो वो भी बनाना है। चलिए अब देखते हैं अगला, सरकारी बजट का उद्देश्य। बजट होता क्या है पहले समझिए। तो एक लेखा वर्ष जो होता है, जैसे 1 अप्रैल है, जैसे 1 अप्रैल 2025 मान लीजिए और 31 मार्च 2026, इसमें जो कुल लेखा जोखा है सरकार का, उसको बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं? बजट। बजट बनाओ अपना, समझ गए। तो ध्यान से देखिए आप लोग, पहला बजट में क्या है? बजट में है साधनों का पुनः आवंटन। जब बाजार अर्थव्यवस्था देश के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य को पूर्ति प्राप्त करने में विफल हो जाती है, तब सरकार बजट के माध्यम से साधनों का पुनः आवंटन इस प्रकार करती है कि सामाजिक आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। प्रत्येक सरकार समाज में आय एवं संपत्ति के विवरण की विषमता को कम करने के उद्देश्य से बजट के द्वारा आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण करने का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय करने के लिए बजट, मतलब सरकार जब बजट बनाता है सब चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, जैसे शिक्षा, रक्षा, परिवहन, ये सबको ध्यान में रखा जाता है और रोजगार का भी अवसर पैदा किया जाता है। आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक उथल पुथल से आर्थिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः सरकार बजट के माध्यम से आर्थिक स्थायित्व लाने का प्रयास करती है और रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करती है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब होता है ऐसी कंपनी जो मतलब क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी के साथ मिल के अपना काम करता है, मतलब ये एक तरह का सरकारी कंपनी है। तो सरकार सार्वजनिक हित एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई उद्योगों की स्थापना करती है तथा उसका प्रबंधन और नियंत्रण भी करती है। इन सबों के सफल संचालन और प्रबंधन के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग। देखिए कीमत में परिवर्तन हो रहा है, 8 में 6 तो -2, मांग में भी परिवर्तन हो रहा है, पहले मांग 32 था अब हो गया 42, तो मांग में परिवर्तन भी हो रहा है। तो एक क्वेश्चन है, मांग की लोच बराबर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटे मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उसी को बोलते हैं मांग की लोच। पी मतलब होता है पहले का प्राइस, पी नॉट मतलब होता है बाद का प्राइस। पहले प्राइस 8 रुपया था तो मांग 32 इकाई थी, फिर प्राइस घट गई तो मांग बढ़ेगा ही, तो प्राइस हो गया 6 रुपया तो मांग हो गया 42 रुपया। तो मांग में परिवर्तन का सूत्र क्या होगा? डेल क्यू बाय डेल पी गुना पी बटे क्यू। तो डेल क्यू मतलब क्वांटिटी में परिवर्तन, तो पहले 42 था, पहले 32 था घट के 42 हो गया, तो 42 माइनस 32 10। डेल पी प्राइस में परिवर्तन -2 रुपया हुआ क्योंकि पहले 8 था घट के 6 हो गया, 6 माइनस 8 -2। पी माने पहले की प्राइस 8, क्यू माने पहले की मांग 32, कटा दीजिए इसको, 8 × 32 4 बटे -8 तो -1.25 होगा, या फिर 1.25 भी इसको लिख सकते हैं। और 1 से अधिक है मांग की लोच तो इसको बोलेंगे इकाई से अधिक लोचदार। आगे देखिए, अब परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाओं को बताइए। अन्य बातें समान रहने पर परिवर्तनशील अनुपात का नियम यह बतलाता है कि अन्य साधन को स्थिर रखकर एक साधन में निरंतर वृद्धि किया जाए तो उत्पादन एक सीमा तक बढ़ने के बाद घटने लगती है। ये पहले भी पढ़ाए थे परिवर्तनशील अनुपात का नियम, मतलब अगर कोई स्थिर साधन है उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, अब परिवर्तनशील साधन में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, तो एक समय बाद ऐसा होगा जब हम लोग को मतलब उत्पादन में वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका नियम क्या है, यहीं तक लिखना है आपको। तो उत्पत्ति का अन्य साधन स्थिर तथा एक परिवर्तनशील होगा। स्थिर साधन अविभाज्य होता है, परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाई समरूप होती है, तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इतने लिखना है, ग्राफ को इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? अब चलिए आगे देखते हैं। एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है? एकाधिकार बाजार मतलब होता है क्या है? अकेले विक्रेता, जहाँ पे वस्तु को बनाने वाला या बेचने वाला सिर्फ एक होता है, तो इस पे कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। आप लोग याद रख सकते हैं, समझ गए? कीमत में पूर्ण नियंत्रण होता है इसका, समझ गए आप लोग? एकाधिकार बाजार में मूल्य का निर्धारण जो है
ये खुद अकेले विक्रेता ही करता है। ठीक है, आप इतने रखते हैं, अब कल बताया जाएगा इसको।